हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम क्लास 11th के जेई मैनुअल का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है काइनेमैटिक्स पार्ट 4। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसी भी बॉडी का मोशन अगर एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग हो रहा है तो उस बॉडी के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंट से शो की जाती है, यानी कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन रोल में आएगा, मतलब कि सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन जरूर होगी और सर्कल के अलोंग मूव करते वक्त जो एक्सेलरेशन आएगी उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with velocity v experiences a centripetal acceleration towards the center of its path। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिनोट की जाती है AC से और इसका मैग्नीट्यूड होता है v²/r। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। दोस्तों, ये टॉपिक डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जरूर पढ़ा जाता है। डायनामिक्स की बात हो रही है मतलब कि फोर्स की बात हो रही है। अब डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होगी तो मतलब कि सर्कुलर मोशन में लगने वाली फोर्सेस की बात होगी। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स जो सर्कुलर मोशन में काम आएगी वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर लग रही होगी और जहां एक्सेलरेशन होगी वहां फोर्स भी जरूर प्रेजेंट होगी। तो जो फोर्स एक बॉडी को सर्कल के अलोंग मूव करने में हेल्प करती है दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और किसी भी फोर्स को हम F = मास इंटू एक्सेलरेशन के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात होगी तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी जिसका मैग्नीट्यूड v²/r है। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mv²/r। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी और अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल होगी, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब दोस्तों, न्यूटन के पहले लॉ के अकॉर्डिंग अ बॉडी और अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन continues to do so unless it is compelled by some external force। यानी कि अगर एक पार्टिकल या एक बॉडी स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो तब तक ऐसा करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए। और सर्कल में मूव करने पर पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं, यानी कि कोई फोर्स जरूर एक्ट कर रही है जो उसको अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट कर रही है और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ओर। इट इज अ सूडो फोर्स विच इज फेल्ट बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। इट एक्ट्स आउटवर्डली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। दोस्तों, जब एक बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करना हो पर उस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिश हो जाए तो द बॉडी वुड लीव द सर्कुलर पाथ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस बॉडी पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है जो उसको आउटवर्डली खींच रही है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ध्यान दीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कल। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल होगी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है एक बॉडी के सर्कुलर मोशन में ना मूव करने पर। जो फोर्स एक बॉडी को सर्कुलर मोशन से अवे खींचती है वही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है।
इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल ऑफ मास m है एंड इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विद वेलोसिटी v। यहाँ पर r शो किया गया है एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो जो फोर्स उस पार्टिकल को बाहर की ओर खींचेगी उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, एंड द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल अलोंग द सर्कल वुड बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहली एप्लीकेशन है टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व्ड रोड। दोस्तों, जब एक कार टर्न लेती है तो उसमें बैठने वाला पैसेंजर विल फॉल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि इस पिक्चर में द कार इज टेकिंग टर्न टुवर्ड्स द राइट एंड द पैसेंजर गेट्स पुश टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है। तो चलिए डायनामिक्स समझते हैं जब एक कार टर्न लेती है अलोंग अ कर्व्ड रोड। टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व्ड रोड। दोस्तों, जब एक कार टर्न लेती है अलोंग अ कर्व्ड रोड, या हम कह सकते हैं व्हेन इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है। यहाँ पर बात हो रही है उस फ्रिक्शनल फोर्स की विच इज एक्टिंग बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, और यही फ्रिक्शनल फोर्स उस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो कार सर्कल के अलोंग मूव करे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो ये कार पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये कार सर्कल के अलोंग तो नहीं मूव करेगी बल्कि स्किड कर जाएगी। आसान भाषा में बोला जाए तो कार पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगनी ही चाहिए ताकि कार का मोशन कर्व्ड रोड के अलोंग सर्कुलर रहे, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कार स्किड कर सकती है। ऑल्सो उस कार पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी और एक वेट बैलेंस करने वाली फोर्स लगेगी विच इज mg। तो आइए समझते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कार वुड बी ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को ज्यादा या एटलीस्ट इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना पड़ेगा ताकि वो कार स्किड ना करे। अब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv²/r होता है। सो इसको फर्दर सॉल्व करने पर n की वैल्यू अगर हम mg सब्सटीट्यूट करें तो v की वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू √of mu rg, which means the velocity of the car should be less than और equal to √of mu rg, ताकि उस कार का मोशन कर्व्ड रोड के अलोंग मेंटेन्ड रहे और कार स्किड ना करे। अब तक हमें ये पता चल गया कि नॉर्मली एक कर्व्ड रोड के अलोंग टर्न लेते वक्त फ्रिक्शन फोर्स हमें बचा लेती है, पर मान लीजिए जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन फ्रिक्शन कैसे काम करेगी? उस दिन तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। उस केस में हम रोड्स की बैंकिंग कर देते हैं। So what is banking of roads? It is the phenomena in which the outer edges are raised for the curved roads above the inner edges to provide the necessary centripetal force to the vehicle so that they take a safe turn. आइए इसे इस पिक्चर में समझते हैं। इस पिक्चर में जैसे कि दिखाया गया है कि कर्व्ड रोड की एजेस को रेज किया गया है। आपको इस पिक्चर से थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। इस पिक्चर में आउटर एजेस आर रेज्ड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। इस फिनोमिना को हम बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं, और बैंकिंग ऑफ रोड्स की हेल्प से हम कार को स्लिप या स्किड करने से बचा सकते हैं उन सिनेरियोज में जहां पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रही। चलिए इसे मैथमेटिकली समझते हैं। मान लीजिए ये एक कार है विच इज रेज्ड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। इस पर सबसे पहली जो फोर्स एक्ट करेगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जब फ्रिक्शन फोर्स काम में ना हो। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स विच इज n sin थीटा। Vertical component of normal force is n cos theta which gets balanced by the weight of the car. तो चलिए इसे मैथमेटिकली समझते हैं। n sin theta is equal to mv²/r। जैसे कि हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, और n cos theta is equal to mg। जब इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो tan theta will be equal to v²/rg।
सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, यानी कि इतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि एक कार स्किड ना करे जब फ्रिक्शन फोर्स काम में ना हो। इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का काम n sin थीटा कर रहा है, जो कि उस कार के मोशन को मेंटेन रखता है अलोंग द सर्कल, क्योंकि n sin थीटा ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कार को जब फ्रिक्शन फोर्स ना हो। अब उस केस में क्या होगा जहां पर फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स दोनों एक्ट करें, यानी कि जब बारिश भी ना हो और नॉर्मल फोर्स भी हो, तब इन फोर्सेस को कैसे बैलेंस किया जाएगा। सबसे पहले फोर्स एक्ट करेगी फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शन वुड बी F cos थीटा एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट वुड बी F sin थीटा। ऑल्सो उस कार का वेट mg होगा जो बैलेंस करेगा नॉर्मल फोर्स को। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स n नहीं होगी, बल्कि n का कंपोनेंट n cos थीटा होगा जो बैलेंस करेगा वेट को प्लस F sin थीटा को। अब नॉर्मल फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा विच इज n sin थीटा। इन सभी फोर्सेस को बैलेंस करने पर और मैथमेटिकली सॉल्व करने पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टैन थीटा। यहाँ पर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और थीटा एंगल है विच इज made with respect to the horizontal and the outer edge। इसी तरह से v max की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। चलिए अब देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स की समरी। सेफ स्पीड while turning on a horizontal road should be less than equal to under root of mu rg, or maximum speed with which a vehicle can move on a banked road without skidding should be less than equal to under root of rg tan theta। तो चलिए दोस्तों इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, a race car moving at a speed of 60 मीटर per second takes 1 lap around a circular track in 50 seconds. Determine the acceleration of the car। हमारे पास स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कार की। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। हमने ये एक्सेलरेशन की ये वैल्यू क्यों यूज करी, क्योंकि द कार इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक इज गिवन बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 pi r, और v होगी वेलोसिटी। इसे फर्दर सॉल्व करने पर हम r को रीअरेंज करते हैं और r को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ t एंड v विच इज इक्वल टू tv अपॉन 2 pi। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाय r है और r में हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2 pi v बाई t। 2 pi की वैल्यू 6.28, वेलोसिटी की 60 मीटर पर सेकेंड और टाइम की 50 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगली एग्जाम्पल। A banked curve of radius r is designed so that a car traveling at a speed of 12 meter per second can negotiate the turn safely. The coefficient of static friction between the car and the road is 0.4. What is the radius r? ये बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि the centripetal force is given by mv square by r, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमारे पास आएगा म्यू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस इक्वेशन को हम आर की टर्म्स में अरेंज करेंगे विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय म्यू जी। अब सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस। mu is equal to 0.4 और g is acceleration due to gravity and we have taken it as 10 meter per second square। इससे हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है 36 मीटर्स। सो दोस्तों इस तरह की और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।